Hello everybody, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. In this lecture, we will study here past 10-year question paper of UGC NET JRF Part 5 दिसंबर 2019। तो अगर आपने चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें भी हमने पिछले क्वेश्चंस को कवर किया है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखो। तो जो पे बैक मेथड है वो मुझे पता है कि पे बैक रिलेटेड है एक पीरियड से, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम बताता है पे बैक मेथड। तो वो सभी कैश फ्लोज को नहीं बताता, वो सिर्फ कॉस्ट को बताता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। वो क्या बताता, अब सेकंड में मुझे बता दिया उसने कि रिकवरी ऑफ कॉस्ट देन प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो इसका फॉर्मूला है वो भी कॉस्ट पे ही रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन ठीक हुआ। सो थर्ड के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट द नेट एडिशन ऑफ वर्थ ऑफ शेयर। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर यही देखा जाता है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो ये सही हुई स्टेटमेंट। अब थर्ड के जब मुझे यहीं से अपने आंसर मिल गए बी एंड सी, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं। सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके अंदर क्या है, कंपनी अगर अच्छे से स्किल हो चुकी है कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, तो वो क्या अब उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी वहाँ। तो वो क्या करेगी, कंज्यूमर को बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करेगी रिजनेबल प्राइस पर, और अगर वो कोई दिक्कत आ जाती है तो उसे ठीक भी करेगी। तो ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड ऑप्शन देखते हैं। मुझे दिखा गिवन बेनिफिट टू कंज्यूमर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, ओके, और साथ में क्वालिटी गुड्स। ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन हमें इसमें बेस्ट ऑप्शन देखना है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, गिविंग बेनिफिट्स, डेवलपिंग प्रोग्राम टू अट्रैक्ट, ओके। तो एक कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना और उसको बनाए रखना, ये तो फिर कंपनी का बेसिक चीज़ हो जाएगी ना, बिल्कुल प्रायोरिटी। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, सो इट्स करेक्ट। सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर क्या है, हमें मैच करना है कि एडवर्टाइजमेंट किससे रिलेटेड है, सेल्स प्रमोशन किससे रिलेटेड है, वर्ड ऑफ माउथ एंड पर्सनल सेलिंग किससे रिलेटेड है। तो अब देखते हैं इसके अंदर जो सेल्स प्रमोशन है ना, वो रिलेटेड होते हैं कॉन्टेस्ट से। ओके, व्हाट इज दिस। सो जो सेल्स प्रमोशन है कॉन्टेस्ट से रिलेटेड होते हैं। यहीं से मुझे दिखा कि बी का ऑप्शन 4, सो इट्स करेक्ट बाय ऑप्शंस। तो ऑप्शंस काफ़ी काम आते हैं और ये यूजीसी नेट के ही ऑप्शन है। तो आप सबसे पहले ऑड चीज़ों को देखिए कि ऑड क्या है इन सभी में। तो मुझे दिखा था बी का 4th था, जो कि एक अलग सा दिख रहा था, बाकी सबके सेम सेम भी दे रखे थे। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप पढ़ भी सकते हैं इसे स्क्रीनशॉट लेकर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पेड फॉर टाइम नॉट वर्कड। अब इसके अंदर हमें बताना है कि इनमें से जो कैटेगरी बनाई हुई है कंजम्पशन की, वो कंजम्पशन प्लान के साथ कैसे करेक्ट है। तो डेफर्ड पे का मतलब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, बाकियों का पता भी होगा। डेफर्ड पे का मतलब है अगर एम्प्लॉय ने 100 रुपये कमाए तो उसे 100 ना देकर कंपनी क्या करती है, 10 रुपये रिटेन करके रख लेती है और उसे बाद में देती है, यानी कि ये उसकी सेविंग की तरह हो गई, सेविंग प्लान। तो डेफर्ड प्ले सेविंग प्लान हो गए। सो यहीं से पता क्या लगता है, ई का फर्स्ट, ओके, क्योंकि सब में अलग अलग ऑप्शन थे तो मैंने इसलिए ई को चुना सबसे पहले। तो अब हम देख सकते हैं कि ए 4th, यानी कि सिक लीव। अगर आप बीमार हैं और तब भी पे मिलती है तो क्या, सिक लीव। तो इसी तरह सब मैच हो जाएंगे। सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की ड्यूटी क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले ऑनरशिप ऑफ फिक्स्ड एसेट की, जो ऑनरशिप है फिक्स्ड एसेट की उनको वेरीफाई करे, उनका टाइटल किसके पास है ये देखे। और ऑडिटर एज सर्टेन एसेट आर द पोजीशन, कि जो एसेट हैं वो किसके पास हैं, पोजेशन में भी हैं, तो यानी कि उनको देकर कोई लोन वगैरह ले रखा है या फिर उन्हें लीज पर दे रखा है, किसके पास है ये देखिएगा। ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ एट द एसेट हैज़ बिन वैल्यूड मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उनकी जो वैल्यू दिखाई है वो सही है या नहीं। ये तीनों ही उसके करेक्ट क्या बोल सकते हैं हम, ड्यूटीज़ बोल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट के अंदर वो फिक्स्ड एसेट को प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करे, जा के देखे। सो ये ऑप्शन हो गया गलत। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ क्या है, यस। सो यहाँ क्या हुआ कि अगर CSR
CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कंपनी को क्या करना होता है सोशल सिक्योरिटी के लिए या फिर सोशल वेलफेयर के लिए, तो उसका काम क्या है मैंने पहले भी बताया कि वो रिजनेबल प्राइस पर दे गुड्स, और साथ में जो भी रिड्रेसल की चीज़ें हैं, जेन्युइन ग्रीवेंस है, यानी कि किसी को अगर कोई परेशानी है प्रोडक्ट से या कंपनी से तो उसे दूर करे. सो ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट हियर. सो ऑप्शन नंबर 2. सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पर हमें मैच करना है कि क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या है, एग्जामिनेशन वैल्यू ऑफ. तो जो क्वालिफाइड रिपोर्ट है ना, वो एक तरीके का कि रिपोर्ट में हम लिख सकते हैं कि ये गलत है, सही है, तो इस तरह की चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं, राइट. सो इन दिस क्वेश्चन हमें क्या देखना है, सबसे पहले अगर ऑप्शंस में देखें तो हम देखेंगे कि हमें दिखा कि क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या है. क्वालिफाइड रिपोर्ट एक रिपोर्ट है ऑडिटर की, ठीक है. सो ये तो सीधे ही ऑप्शन मार्क कर सकते हैं. फिर देखते हैं कि एग्जामिनेशन वैल्यू ऑफ डिस्क्लोज़र, तो ये जो एग्जामिन करना, वैल्यू को डिस्क्लोज करना, ये ड्यूटी है ऑडिटर की. और आगे देखते हैं असेस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी, उनको असेस करना ये उसका राइट है कि वो उनको चेक नहीं करेगा तो कैसे पता लगेगा, तो ये उसका राइट है कि उसको ये सब चीज़ें दिखाई जाएँ. और ऑप्शन नंबर लास्ट. सो इसी तरह ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हियर. लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पर बताया है कि जो बैटन वुड है, बैटन वुड एग्रीमेंट 44, ये कब आया, तो ये तो सीधा सा ऑप्शन है 1944 के अंदर. लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट. अब यहाँ पर क्या है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर, कि जो ऑडिटर के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते उनको बताओ. तो यहाँ है जो फर्स्ट ऑप्शन है, एन इंडिविजुअल हु इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड होल्ड अ सर्टिफिकेट, तो ये ऑडिटर बन सकता है. लिमिटेड लाइबिलिटी की हम पढ़ते हैं ऑडिटिंग के अंदर कि अगर कोई दूसरी किसी एक्ट के अंदर आ रहा है तो वो ऑडिटर के लिए परमिशन लेनी होगी, तो सेकेंड ऑप्शन, इसीलिए ये ऑडिटर नहीं बन सकते पार्टनर्स जो लिमिटेड लाइबिलिटी के हैं. तो ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी हु चार्टर्ड, मतलब उनका कोई एम्प्लॉय ही चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो वो क्या होगा, मतलब एक एम्प्लॉय है वो साथ में सीए भी है कंपनी के अंदर, क्या उसी से ऑडिटिंग करवा ले, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. तो क्या एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट whose appointed will request in the person being audited or more than 10 कंपनीज, जो 10 कंपनियों से ज़्यादा को ऑडिट कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता. तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हुए और हमें रॉन्ग ही बताना था. सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब हमें बताना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड कि किस तरह से ये है. ऑन एवरी पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, जो एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होता है, क्या उस पर सभी पे एक जैसी ही दिखती है आपको इलास्टिसिटी? नहीं, अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग इलास्टिसिटी को दिखाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द एवरी पॉइंट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उस पर क्या एक ही जो डिमांड कर्व है वो अलग अलग को दिखाता है, तो ये दोनों ही रिवर्स में बता दी, यानी कि यहाँ नॉट आना था और यहाँ येस आना था, इसीलिए दोनों ही गलत हुए. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर. सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू द वारंटी, वारंटी क्या होता है अगर हम पढ़ें कि सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग वारंटी होती है जिसके अंदर सब टर्म्स एंड कंडीशंस और इस तरह से कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बताए गुड्स के बारे में, और अगर इसको तोड़ दिया जाए यानी कि इसका गलत इस्तेमाल हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए बीच में, तो एक जो बायर था यानी कि जिसको चीज़ें मिलनी थी उसको, सिर्फ बायर को या फिर जो दूसरी पार्टी है जो देने वाली थी उन्हें सिर्फ डैमेज तक का ही भुगतान किया जाएगा, यानी कि वो उतना ही क्लेम कर सकते हैं जितना उन्हें डैमेज हुआ है. ओके, तो यहाँ देखते हैं वाइटल कॉन्ट्रैक्ट एग्राइड पार्टी कैन रिपोर्ट. अब जो मुझे दिखा कि लास्ट ऑप्शन, इन केस ऑफ ब्रीच द एग्राइड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेज. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर. सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात हो रही है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, एक असर्शन है एक रीजनिंग है, हमें बताना है कौन सी ठीक है और कौन सा एक दूसरे को ठीक से सही बता पा रही है. इन केस ऑफ द शॉर्ट रन बिहेवियर, जो शॉर्ट रन का बिहेवियर है वहाँ पर MC कर्व जो है
वो एसी को मिनिमम पॉइंट पर काटती है। तो ठीक है ये चीज़। तो अब जो विच ऑफ द फॉलोइंग एसी कंटिन्यू टू डिक्रीज, मतलब इसी के बारे में कि एक बार डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है और ये इसे कट करती है, जहाँ पर ये डिक्रीज है वहाँ ये इंक्रीज हो रही है उस स्टेज पर, ये सारी चीज़ें बताई हैं, ये भी करेक्ट है। और ये पॉइंट इस पॉइंट को अच्छे से डिफाइन भी कर पा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पर भी असर्शन रीजनिंग है, यहाँ टैक्स से रिलेटेड है। टैक्स शुड नॉट बी चार्ज ऑन डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर होल्डर। तो वैसे ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि शेयर होल्डर पहले ही पे कर चुके हैं ना पैसा, यानी कि एक कंपनी पर पहले से ही टैक्स लग चुका है, उसके बाद ही तो उन्हें उनका डिविडेंड दिया गया है, तो इसीलिए उन पर टैक्स नहीं लगता। और यही जो बात मैंने बोली वो यहाँ पे बताई हुई है कि जो ये ऑप्शन ओके यस, और जो ये ठीक है, और जो बात मैंने कही वो यहाँ पर बताई हुई है। सम इकोनॉमिस्ट आर इन ओपिनियन दैट व्हेन टैक्स हैज़ बीन ऑलरेडी पेड, पहले ही पे किया जा चुका है तो फिर क्यों दोबारा पे करवाया जाए, उनसे लिया जाए। सो बोथ आर करेक्ट। एंड सेकेंड जो चीज़ है, मतलब जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ए को अच्छे से डिफाइन कर पा रही है। सो लेट्स जस्ट keep like our channel and please give it a big fat thumbs up, like this video and comment box में ज़रूर बताना वीडियो कैसी थी। ओके